जा रही है। ओके, देखिए रात के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब युद्ध स्तर पर सबसे पहले जो है जितने भी पीडीएफ अलग अलग विषयों की हमने दिया है उन सारे का जो है रिवीजन करवाया जाएगा फास्ट वे में। ठीक है, तो इस क्रम में पर्यावरण के जो पीडीएफ है जहां से आपको 8-10 प्रश्न रहने की संभावना है, तो उन पर जो है रात में हम डिस्कस करवाना शुरू किए थे, लेकिन आपको नेटवर्क इश्यू के चलते वह आधा अधूरा रह गया था। तो अभी मैं पुनः रात में भी जो बताया था उनको एक बार एकदम फास्ट तरीके से बोलते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे और थोड़ा फास्ट तरीके में मैं इसे समझाऊंगा जिससे कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग जो है देख सके और कम समय में रिवीजन कर सके। तो एक बार और कंफर्म कर दे आप लोग कि आवाज बिल्कुल सही से जा रही है। चलिए ठीक है। देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है, तो इसमें आपको जो स्कूली किताब है SCERT बिहार वाली और NCERT वाली, तो उससे आपको कुछ क्वेश्चन रहने की संभावना है बीपीएससी एग्जाम में, और कुछ जो है हायर लेवल के आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली जो बातें हैं वो आप लोग पहले भी पढ़े हैं सीटेट में, और एससीईआरटी में कुछ नई बातें हैं तो उनको हम लोग जो है देख लेते हैं। उसका मैंने पीडीएफ भी दिया है। देखिए वर्ग 3, 4, 5 में जो है जो पर्यावरण अध्ययन आप लोगों को पढ़ना है वह प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का जो है मिश्रण है। वर्ग 3, 4, 5 के पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है वह 6 प्रकार के थीमों पर आधारित है, 6 थीम पर आधारित है। परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। एससीईआरटी बिहार के वर्ग 3, 4, 5 के ईवीएस बुक का जो नाम है वह है पर्यावरण और हम, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मकड़ी जो है अपना जाल अपने आहार कीट पतंगों को पकड़ने के लिए बनाती है। सामान्यतः मांसाहारी जीव जो है वह चाट चाट कर पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं वह घूट घूट कर पानी पीते हैं। जैसे कि शेर, चीता, बिल्ली, ये सब आपको चाट चाट कर पानी पीते हैं, जबकि गाय, भैंस ये आपको घूट घूट कर पानी पीते हैं। देखिए जिराफ, घड़ियाल, गिरगिट ये ऐसे जीवों का नाम है जो अपनी जीभ से क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। सांप और घोंघा ऐसे जीवों का नाम है जो बिना पैर का भी क्या हो सकता है, चल सकता है। 3 पैर वाला जानवर जो है वह मीरकट है। देखिए ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडा देते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी अंडा देने वाला जीव है, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह आपको सांप हो, तो ये जो है आपको
इनका बाहरी शरीर पर बाल नहीं होता न, जैसे पक्षी है तो पंख होता है लेकिन बाल नहीं होता है आपको, और साथ ही साथ इनके बाहरी कान भी नहीं होते हैं। और जो आपको बच्चा देने वाला जानवर है, ठीक है, जैसे आदमी, कुत्ता, बैल, ये सब, तो इनके शरीर पर बाहरी बाल भी होते हैं और इनके बाहरी कान भी होते हैं, ठीक है। अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उनसे पूछा कि केवल एक अनाज का नाम बताए जिनसे आपका निर्वाह हो सकता है, तो उन्होंने चना का नाम लिया था। देखिए, चोंच के आधार पर पक्षियों का जो वर्गीकरण है कि छोटी और आगे की तरफ मुड़ी हुई चोंच, इस तरह से हुक के रूप में, ये पाया जाता है किसमें, तो बाज, चील, गरुड़, इन सब पक्षियों में। बगुला लंबा चोंच रखता है। छोटी और नुकीली चोंच जो है गोरैया, कबूतर आदि का होता है, और ये चोंच शंकु के आकार के होते हैं। पतली और घुमावदार चोंच जो है शक्करखोरा का होता है। चौड़ा और चपटा चोंच जो है बत्तख, हंस आदि का होता है। सिलौ का खाजा, बाढ़, बख्तियारपुर की लाई, मिथिला का दही चूड़ा, बिहार का लिट्टी चोखा, गुजरात का ढोकला, बंगाल का माछ भात, दक्षिण भारत का इडली डोसा, मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, ये सब काफी आपको फेमस है। पीपल का जो पत्ता होता है ना, वह आपको नोक वाला होता है इस तरह से, और गोल बरगद का जो पत्ता होता है वो आपको लगभग गोल पत्ता होता है। आप आलू, प्याज इस सब का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। मूली, गाजर इन सब का जड़ खाते हैं। गोभी का आप फूल खाते हैं। अब फल आपको किसको कहा जाता है, तो जिस भी चीज के अंदर में बीज होता है, जैसे काला मिर्च है या मिर्च है, भिंडी है, सेब है, टमाटर है, इन सब के अंदर में आपको क्या होता है, बीज होता है, सीड्स होता है, तो इनको फल की श्रेणी में रखा जाता है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब का आप क्या करते हैं, बीज खाते हैं। ये कलम देखो, दूसरा कलम जो है। उनके बाद आपको हम खाना अलग अलग तरीके से पकाते हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, न, इन सब तरीके से हम पकाते हैं। रोटी को हम सेक करके पकाते हैं। सुबह के समय यदि हमारा चेहरा पूरब हो तो पीठ पश्चिम होगा, दायां हाथ दक्षिण होगा, बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने आपको की थी। यह फ्रांस के रहने वाले थे, लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं न, और आजकल जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है वह कंप्यूटर में भी होने लगा है। उनके बाद आपको याद रखना है कि पिटूनिया, क्राइजेंथीमम, गेंदा, कमल, कमलनी, डहेलिया, ये सब ऐसे फूल हैं जो कि आपको दिन में खिलते हैं। रात रानी, चंपा, जूही, धतुरा, रजनीगंधा, ये सब उजला कलर का फूल होता है, ये आपको रात में खिलते हैं। पेटूनिया, डहलिया, ये सब जाड़े का फूल है। गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, गुलमेहंदी, गुड़हल, ये सब गर्मी का है। रात रानी, मोगरा, ये सब बरसात का फूल है। गुड़हल, गुलाब, चंपा ऐसा फूल है जो गर्मी, सर्दी यानी हर मौसम में आपको खिलता है। इनको सदाबहार फूल भी कहते हैं। सुअर का बच्चा जो है छोना कहलाता है न। चमगादड़ का बच्चा अंधेरे में भी धूम मचाता है। घड़ियाल जो है अपने अंडे को गड्ढा खोद करके छुपा देती है। कछुआ जो है अपने अंडे को देने के लिए बालू का घर बनाती है। तख्त हरमंदिर साहिब जो है पटना में है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में अनेकों बार अपना दांत जो है बदलता है। मनुष्य या और जीव जो है वह अपना दांत जीवन में 2 बार बदलता है, एक बार बदलता है, यानी दूध का दांत पहले होता है 20 गो, और उनके बाद जो है फिर वो टूटता है,
तो अस्थाई दांत आते हैं जो कि आपको 32 होते। किसी का माइक ऑन है वो माइक को बंद कर दे। किसका माइक ऑन है? आपको दिखा रहे थे। माइक किनका ऑन है? पढ़ाई छोड़ के गप मार रहे हैं। किनका माइक ऑन है देखिए तो। ट्रेन पकड़ लेता। गौरव का। गौरव तो ऐसा नहीं करते हैं, लगते हैं खुद कहीं चले गए हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ। चलिए, ऑफ हो गया। अब जो है आप लोगों को याद रखना है कि आज से 300 साल पहले राजस्थान के खेजरानी गांव में खेजरी वृक्ष काटने के विरोध में वहां की एक महिला थी, अमृता बिश्नोई। उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। आधुनिक युग में 70 के दशक में आपको ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने उत्तराखंड में अंगू के पेड़ काटने के विरोध में जो है क्या की थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, खेजरी का पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस पेड़ को पानी की जरूरत कम पड़ती है और इसकी लकड़ी में आपको कीड़ा नहीं लगता है। ओक भी आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खास करके। और ओक का जो वृक्ष होता है ना, तो उसका जड़ जो है काफी गहरा होता है, यानी उसके तने की लंबाई का 30 गुना ज्यादा गहरा उसका जड़ होता है। और यह अपने तने में पानी संचित रखता है। जब आपको वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है तो इस ओक वृक्ष के तने में पाइप डाल करके वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, पानी पीते हैं। खजूर का पेड़ भी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अरब अमीरात में आपको खजूर का पेड़ ज्यादा आपको देखने को मिलता है। बबूल, न नागफनी, ये सब भी आपको रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाला क्या है, पौधा है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है और मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय है कि अक्टूबर से दिसंबर महीना में आप मधुमक्खी पालन शुरू कीजिए। मधुमक्खी को लीची का फूल पसंद है। लीची का फूल जो है वो फरवरी में क्या करता है, खिलता है न। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मक्खी होती है। एक होता है रानी मक्खी, जिनका आकार सबसे बड़ा होता है। एक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है और वह अंडा देने का काम करती है। उनके बाद कुछ नर मक्खी होता है जिनका कोई खास काम नहीं होता, केवल वह प्रजनन में सहायता करता है। और बहुत सारी क्या होती है, श्रमिक मक्खियां होती है जो सारे कार्य करती है, चाहे वह छत्ता बनाना हो, छत्ता का सुरक्षा करना हो, या आपको फूलों से रस एकत्र करके लाना हो। ये सारा काम जो है वो किसका है, श्रमिक मक्खी का है। बिहार की अनीता कुशवाहा जो है मुजफ्फरपुर के बोचहा की रहने वाली है और उन्होंने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। ककोलत जलप्रपात जो है वह नालंदा में है। पटना गए, नालंदा नहीं, नवादा होगा, सॉरी, यहाँ मिस से लिखा गया है। ककोलत जलप्रपात जो जलप्रपात नवादा जिले में, कहाँ पर है, नवादा में। उसके बाद बिहार में आपको 5 तरह की स्थानीय भाषाएं बोली जाती है, मगही, बज्जिका, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी। ठीक है, इसमें केवल मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान क्या है, हासिल है। कौवा जो है पेड़ की ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवा के घोंसला में ही अंडा देने का काम करती है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। गोरैया या कबूतर जो कि अब लुप्त हो रहा है, कबूतर गोरैया खास करके, वो आपको घर के किसी भी कोने में घोंसला बना लेती है। बसंत गोरी जो है पेड़ के तने में गहरा छेद करके घोंसला बनाती है। दर्जिन चिड़िया का चोंच नुकीला होता है, सुई की भांति होता है। वह पत्तों को सीकर थैली नुमा घोंसला बनाती है जिसमें वह अंडा देती है। शक्कर खोरा जो है पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, मादा बीवर पक्षी उस घोंसले को निरीक्षण करती है, जो घोंसला उसको पसंद आता है उसमें वो रह जाती है। ठीक है, तो ये बातें पक्षियों के बारे में हो गई।
देखिए, दार्जिलिंग जो है वह आपको पश्चिम बंगाल राज्य का एक पर्वतीय शहर है, ठीक है। दार्जिलिंग में आपको टाइगर हिल है, टाइगर हिल जो है वहाँ का फेमस जगह है। यदि टाइगर हिल से हिमालय के कंचनजंगा चोटी को देखा जाता है तो वह आपको सतरंगी दिखती है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है, ठीक है। और एवरेस्ट का नेपाल में नाम सागर माथा है। तेंजिंग नोर्गे और हिलेरी जो है वह सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था 1953 में 29 मई को। एवरेस्ट पर विजय की खुशी में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना जो है वो आपको 1954 में की गई थी। दार्जिलिंग में पर्वतारोही जो होते हैं उनको सहायता करने के लिए जो कूली और गाइड होते हैं उनको सिरदार कहा जाता है। विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की उनका नाम बछेंद्री पाल है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। सिक्किम जो है वह उत्तर पूर्व का राज्य है, हालांकि सिक्किम आपको सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक जो है वह 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। महात्मा गांधी सड़क जो है वो गंगटोक में है। महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार में, महात्मा गांधी सड़क जो है गंगटोक में है। सिक्किम की मुख्य नदी का नाम तीस्ता नदी है। सिक्किम में लेपचा, नेपाली और भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। सिक्किम में आपको गंगटोक में रोमस्टिक मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा जो करमापा बौद्ध गुरु का धर्म स्थल है। नाथुला एक दर्रा है जो गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर 14,500 मीटर यहाँ लिख दिए हैं लेकिन फीट होगा 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। गतका जो है या आपको कुश्ती हो गया, सुमो हो गया, जूडो कराटा, ये सब मार्शल आर्ट है ना, यानी युद्ध कला है। गतका जो है वह सिख धर्म के लोग जो है खेलते हैं। सुमो जापान का मार्शल आर्ट है और कुश्ती जो है गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मार्शल आर्ट है। लछवार गांव जो है वह जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में स्थित है। लछवार गांव जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में स्थित है। यहाँ आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का मंदिर है और जैनियों का एक समूह इस लछवार को जो है वर्धमान महावीर का जन्म स्थली मानता है। हर सिंगार और गुलमेहंदी के बीज जो है वह फटकर या चटक कर बिखरते हैं। हार्बेरियम किसको कहते हैं? जहां पर पौधा सबको सुरक्षित रखा जाता है, शीशा का बना होता है, पानी रहता है, उसमें पौधा सबको सुरक्षित रखा जाता है, उसको हार्बेरियम कहते हैं। मछली को जहां सुरक्षित रखा जाता है उसको एक्वेरियम कहते हैं ना। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय वैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय या संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। 5:1 था शिक्षक और छात्र और शिक्षक का अनुपात। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल यानी जब ये पूरा उन्नति पर था वो काल है 8वीं से 12वीं सदी तक। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पहुंचे थे और वे नालंदा भी गए थे और वहां पर उन्होंने 6 वर्षों तक पढ़ाई किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार काफी शानदार था। इस विश्वविद्यालय में 8 प्रांगण, 10 मंदिर और कई ध्यान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था और पुस्तकालय का 3 भाग था, रत्न दधि, रत्न रंजक और रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर द्वार पंडित होते थे जो कि वहां आने वाले छात्र का परीक्षा लेकर के तब उसको नामांकन देते थे। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए जो है उद्घाटन का काम किया। अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है और अन्य विशेषज्ञ है
वहाँ पर नव नालंदा विश्वविद्यालय जो है तैयार करवा रहे हैं, वो हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर के निकट स्थित था। अशोक स्तंभ जो है नंदनगढ़ और कोढ़वा में आपको देखने को मिलेंगे। केसरिया मोतिहारी का जो बौद्ध स्तूप है ना, वह विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप जो है मोतिहारी का बौद्ध स्तूप है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुरी में है। और किस योजना के तहत बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। सिंचाई के पारंपरिक साधनों में नदी, तालाब, कुआं, ये सब परंपरा से चले आ रहा है। नहर, नलकूप, ड्रिप सिंचाई, ये सब सिंचाई का आधुनिक साधन है। रोनाल्ड रॉस जो है वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्म लिए थे और भारत के सिकंदराबाद में उन्होंने चिकित्सा करने का कार्य किया था। रोनाल्ड रॉस ने आपको मलेरिया रोग पर अध्ययन किया था। उन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया कि मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इस कार्य के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 ईस्वी में। मलेरिया की जो दवा है वह कुनेन की गोली और सिंकोना वृक्ष की छाल से बनती है। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है विलुप्त प्राणी है। विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भागलपुर का जो नवगछिया प्रखंड है, भागलपुर का जो नवगछिया प्रखंड है, वहां पर आपको धरहरा नाम का एक गांव है। भागलपुर के निकट भागलपुर जिले में नवगछिया एक प्रखंड है, जहां पर आपको धरहरा नाम का क्या है, एक गांव है। और उस गांव में आपको यह परंपरा है कि बेटी का यदि जन्म होगा तो आपको 10 पेड़ लोग लगाएंगे। यह प्रथा जो है वहां पर मौजूद है। आप लोगों को पता है कि अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है उत्तरदायी है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ज्यादा उत्तरदायी है। ताजमहल का संक्षारण जो है, यानी उसका कलर जो डिस्कलर हो रहा है, वो आपको अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। उनके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, उससे और भी गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली, जिसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि का नाम आता है। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ओजोन परत जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। ये ओजोन परत CFC रसायन जो है वह फ्रीजर से क्या होता है, निकलता है। जो भी रेफ्रिजरेटर है उनसे ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले रसायन CFC का उत्सर्जन होता है। हमारे ऊपर जो वायु है वो आपको गैसों का मिश्रण है और वायु में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और शेष अन्य गैसें हैं। वायुमंडल का 5 परत है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं अंग्रेजी में, यह ऋतु और मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। हमारा जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 46%। उसके बाद आपको धातु में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है 8%, लोहा है 6%। ठीक है।
आगे आप लोगों को याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किसानों का मित्र केंचुआ और सांप दोनों को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ के द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक उत्तम खाद है। यह मिट्टी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। सिंचाई के लिए आजकल ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधे के जड़ों तक नली द्वारा बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। मिट्टी के बर्तन को आग में पकाना बेक करना कहलाता है। जो भी आपको पेड़ पौधे हैं उसको फ्लोरा कहा जाता है, और जो भी आपको जंतु हैं उसको फौना कहा जाता है। काकरोच, टिड्डा, मच्छर, तीन चट्टा न, ये सब आपको कीट का उदाहरण है, कीड़ा का उदाहरण है। उल्लू, कोयन, कबूतर, ये सब पक्षी का उदाहरण है। कछुआ, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप का उदाहरण है, रेप्टेरिया का उदाहरण है। चमगादड़, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब स्तनधारी का उदाहरण है। जो बच्चा पैदा करता है उसको जरायुज कहते हैं। जो अंडा पैदा करता है उसको अंडायुज कहते हैं। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन आपको सेरीकल्चर, मछली का पालन पीसीकल्चर, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। देखिए, जो खारा जल में उगने वाला पौधा है उसको हेलोफाइट कहते हैं। जो न तो ज़्यादा ठंडा न ही गर्म क्षेत्र में उगने वाला पौधा है उसको मीसोफाइट कहते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। बिहार में मधुबनी और पटना कलम चित्रकला फेमस है। राजस्थान का मेवाड़ चित्रकला फेमस है। आंध्र प्रदेश का कलमकारी चित्रकला का नाम है। महाराष्ट्र में आपको बरनी चित्रकला फेमस है। उड़ीसा में पट्टचित्र चित्रकला फेमस है। तिब्बत में थंका चित्रकला फेमस है। गुजरात में पिथोरा चित्रकला फेमस है। कालीघाट चित्रकला कलकत्ता का है। ठीक है। मंडाना और फन मानचित्र चित्रकला जो है वो राजस्थान का है। फसल कटाई के बाद जो है मकर संक्रांति का पर्व जो है वो आपको उत्तर भारत में मनाया जाता है। बिहू का पर्व जो है फसल कटाई के बाद असम में मनाया जाता है। ओणम पर्व जो है केरल में मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी और बैसाखी मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। दक्षिण भारत में उगादी पर्व मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। कर्नाटक में बीसू पर्व मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। तो ये सब फसल कटाई के बाद जो पर्व है उनका नाम आपको याद रखना है। अब लोक नृत्य और राज, कठपुतली और घूमर। कठपुतली और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। पाइका और छऊ, पाइका और छऊ जो है वह झारखंड का लोक नृत्य है। जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। रासलीला और कजरी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। विदेशिया जट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनी अट्टम ये केरल का लोक नृत्य है। चेराओ जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। भील जनजाति पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन गुजरात मध्य प्रदेश में ज़्यादा संख्या में है। गद्दी जो है हिमाचल और कश्मीर में ज़्यादा है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र झारखंड आदि में ज़्यादा है। गारो और खासी जनजाति मेघालय में देखने को मिलती है। बंजारा जनजाति गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। मिजो और कुक्की जो है ये आपको मैतई कुक्की ये आपको मिजोरम की जनजाति है। न सहरिया जो है राजस्थान की जनजाति है।
और चांगपा जनजाति के लोग लद्दाख में रहते हैं, जो पश्मीना ऊन देने वाली बकरियों को पालते हैं। राज्य राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, ये आप लोगों को याद रखना है कि बिहार का पटना, असम का दिसपुर, ओडिशा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, आंध्र प्रदेश का अमरावती है नया राजधानी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, कर्नाटक का मंगलूर, केरल का तिरुवनंतपुरम, गुजरात का गांधीनगर, त्रिपुरा का अगरतला, तमिलनाडु का मद्रास, पंजाब का चंडीगढ़, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, हरियाणा का चंडीगढ़, महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का जयपुर, मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गंगटोक न, उनके बाद हिमाचल प्रदेश का शिमला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मिजोरम का आइजॉल, उत्तराखंड का देहरादून, गोवा का पणजी, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद। ये 28 राज्य है वर्तमान में और उनकी राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, दिल्ली का नई दिल्ली, पुडुचेरी का पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया। पहले दादर नागर हवेली का राजधानी सिलवासा था, लेकिन अब इसको एक में मिला दिया तो इनका राजधानी दमन हो गया। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख का राजधानी लेह है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ आप लोगों को याद है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से आसानी से सरगत जाते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। कागज, लकड़ी का छिलका, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जो सूक्ष्म जीवों से नहीं सड़ते गलते उसको जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी, ये सब जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। टाइफाइड, हैजा, टीबी और निमोनिया जीवाणु से होता है। रेबीज, कैंसर, एड्स, कोरोना, पीलिया विषाणु से होता है। मलेरिया, कालाजार, पीचिस, पायरिया न, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। दाद, खाज, खुजली कवक से होगा। फाइलेरिया कृमि से और बोटुलिज्म भोजन विषाक्तन से होता है। हैजा, कोरोना, जो भी आपको सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोग है उसमें आपको ज्यादातर जो है क्या होते हैं, संचरणीय होते हैं। क्या होते हैं? संचरणीय। लेकिन वहीं एड्स, कैंसर या और कोई खराबी है तो वो आपको असंचरणीय रोग होते हैं। भोजन का पाचन 5 चरण में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, बार बार पढ़ाए को बायोलॉजी में। पीपल दिन रात ऑक्सीजन मुक्त करता है और जो पौधे हैं वह दिन को कार्बन डाइऑक्साइड और रात को ऑक्सीजन, दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। गहाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा गैंडा के लिए और मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना राष्ट्रीय उद्यान बना करके क्या कहलाता है? इन सीटू प्रयास कहलाता है। जबकि कृत्रिम रूप से जंगल तैयार करके और उसमें जीव जंतु को ला करके रखना सुरक्षित एक्स सीटू प्रयास कहलाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना वाला चिड़ियाघर वो एक्स सीटू का उदाहरण है। जो भी जीव जाति आपको संकटग्रस्त है उसका एक सूची तैयार किया गया है जिसको रेड डाटा सूची कहते हैं। देखिए हिंद महासागर के तट पर आपको जो पश्चिमी हिस्सा है हिंद महासागर का उसको अरब सागर कहते हैं और अरब सागर के तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दादर नागर दमन द्वीप और लक्षद्वीप ये आपको अरब सागर के तट पर है। तमिलनाडु आपको दोनों में आ जाता है। पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, अंडमान निकोबार ये आपको बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य है।
अचार को आप सिरका में या नमक के घोल में रखते हैं ना तो सुरक्षित रहता है। मांस को सुखा करके यानी उसका निर्जलीकरण करके सुरक्षित रखा जाता है। मछली को हिमीकरण या बर्फ के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। पनीर को सुरक्षित रखने के लिए आपको उसे हवा रहित बर्तन में भरना होगा, निर्वात पैकिंग करनी होगी। दूध को गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए अर्थात पाश्चरीकरण कीजिए तो सुरक्षित रहेगा। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो रासायनिक परिरक्षकों के नाम है। ये सब ईवीएस का पेडागोजी है जो आपको सीटेट में थी, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। तो पर्यावरण अध्ययन का जो एक पीडीएफ है वो हम खत्म कर दिए हैं। एक पीडीएफ उसमें आपको एनसीईआरटी वाला है जो कि आप लोग सीटेट में कई बार पढ़े हैं, वो आप लोगों को क्या होगा, याद होगा। इनके अलावे जो है आपको और जो 2 पीडीएफ है उनको हम देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, ये वाला पीडीएफ पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इनको आप लोगों को क्या करना है, देखना है। आप लोगों तक आवाज सही से जा रही है, बोलिए। कहने का मतलब है जो चीज आप लोगों को याद हो चुका है उनको फास्ट में रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि आप कम समय में उनके रिकॉर्डिंग को सुन करके दोहरा पाए, है कि नहीं। अब जो है देखिए, पर्यावरण का 2 तरह का घटक है, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। पर्यावरण का जो प्राकृतिक घटक है उसमें भौतिक और जैविक घटक आते हैं। तापमान, जल, वायु, आर्द्रता, मिट्टी, ये सब पर्यावरण का भौतिक घटक है। जबकि जितने भी सजीव प्राणी है वह पर्यावरण के जैविक घटक है। और जो भी मानव निर्मित चीजें हैं वह पर्यावरण के मानव निर्मित घटक या सामाजिक सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? किसी विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र के जो भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो मिल करके उस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं। जीव मंडल का 3 भाग है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल कई पारिस्थितिक तंत्र में बटा हुआ है, जैसे मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय, वनीय, रेगिस्तानी आदि। जल मंडल भी आपको नदी जलीय, तालाब जलीय, समुद्र जलीय आदि पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, बटा हुआ है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? किसी भी पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में जो भी उपस्थित जीव है उनके बीच अपने भोजन आवश्यकता की पूर्ति को लेकर जो संबंध पाया जाता है उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सरल आहार श्रृंखला का उदाहरण है, घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो घास जो है वह उत्पादक हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। यदि मनुष्य सीधे घास को खाता, पेड़ पौधे वाली चीज को खाता या खाता है, कोई शाकाहारी मनुष्य है केवल, तो वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो जब शाकाहारी होगा तो प्राथमिक उपभोक्ता, जब मांस खाएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा ना। किसी भी आहार श्रृंखला का जो पहला स्तर होता है वो उत्पादक का होता है, यानी हरे पेड़ पौधे का होता है। ये घास, बकरी, मनुष्य जो है इसमें घास हो गया प्रथम पोषी स्तर, घास है उत्पादक या प्रथम पोषी स्तर, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय पोषी स्तर है, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक पोषी स्तर है। इसी तरह आहार श्रृंखला का 2 और उदाहरण दिए हैं। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये आपको 5 चरण वाला आहार श्रृंखला हो गया। शैवाल को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। तो ये आपको जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण हो गया। जीव मंडल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह आपको एक दिशीय या अचक्रीय होता है। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या अचक्रीय होता है। कहने का मतलब है कि सूर्य जो है वह जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है,
तो सूर्य से जो ऊर्जा आपको पृथ्वी तक पहुंचती है ना, वह रिटर्न होकर के पुनः सूर्य तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह और चक्रीय होता है। एक नंबर में हम यहाँ एग्जाम्पल में बताए थे कि घास को बकरी खाया, बकरी को मनुष्य खाया, तो घास इसमें उत्पादक है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन जो है पैदा करता है। बकरी उसको खाया तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन ये आपको 3 चरण वाला आहार श्रृंखला हो गया, जिसमें घास प्रथम पोषी स्तर है, बकरी द्वितीय पोषी स्तर है और मनुष्य जो है तृतीय पोषी स्तर है। देखिए, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय या अचक्रीय होता है। अब जीव मंडल में आपको ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। मान लेते हैं कि सौर ऊर्जा से 10,000 जूल आपको एनर्जी निकलती है, तो हरे पौधे उसका केवल 1% यानी 100 जूल उपयोग कर पाते हैं। अब इसके बाद आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वह 100 का 10% 10 जूल लेगा, द्वितीयक जो है 10 का 10% 1 जूल लेगा। इस नियम को हम लिंडमान का नियम कहते हैं। 10% का नियम जो है लिंडमान ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने। और यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी आहार श्रृंखला में अगले पोषी स्तर तक ठीक पूर्व के पोषी स्तर का केवल 10% ऊर्जा ही क्या होता है, पहुंच पाता है। देखिए, आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों की होती है। यदि इससे ज्यादा चरण का आहार श्रृंखला हो जाएगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आहार श्रृंखला जनरली जो है 3 या 4 चरणों में होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में साफ सफाई करने का काम जो है वह सूक्ष्म जीव करता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही गंदे पदार्थों को सराता गलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव जो है वह पारिस्थितिक तंत्र में अपमार्जक समझते हैं ना, सर्फ न कपड़ा धोने वाला, तो अपमार्जक की भूमिका का निर्वाह करता है कौन? सूक्ष्म जीव किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। आगे है जैव आवर्धन। देखिए, हम अपने खेतों में जो कीटनाशी या पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं वे जल स्रोतों के माध्यम से आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इनका विषैला प्रभाव प्रत्येक उच्च पोषी स्तर में और अधिक हो जाता है ना। इसी को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कचरा जो भी है वह 2 तरह का होता है, एक जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय न। जो भी आपको वनस्पति उत्पाद है, पत्ता, छिलका, कागज या कोई भी जीव जंतु है, वह जैव निम्नीकरणीय होता है, यानी सूक्ष्म जीव की सहायता से सड़ गल जाता है। लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब क्या है आपको अजैव निम्नीकरणीय है, यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से आसानी से नहीं सड़ता गलता है। आजकल नगर पालिका जो है कचरा को इकट्ठा करने के लिए 3 प्रकार का डिब्बा लगाती है। हरा डिब्बा, नीला डिब्बा, काला या लाल डिब्बा। हरे डिब्बे में गीले कचरे को रखा जाता है, हरा डिब्बा में गीला कचरा को, नीला डिब्बा में सूखा कचरा को, और जो भी मेडिकल कचरा है उसको आपको लाल डिब्बे में रखा जाता है। आगे है आपको बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। देखिए, किसी जलाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जलाशय में जो मौजूद है कार्बनिक पदार्थ उसको अपघटित करने के लिए
जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी जो जल का स्रोत है जैसे तालाब है, तो उसमें आपको जो सूक्ष्म जीव है वह उस तालाब में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। ठीक है। और बीओडी का मान यदि कम होता है तो इसका मतलब है कि जल कम प्रदूषित है, लेकिन बीओडी का मान यदि अधिक हो तो इसका मतलब है कि जल जो है ज्यादा प्रदूषित है। हाँ हेलो। हाँ वीरेंद्र, हाँ कहिए। हाँ बोले थे। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, डेरा पर आ जाइए आज एक बार, आपके मोबाइल में सारा कुछ जोड़ देंगे। उनके बाद जो है बीओडी का मान सीओडी से कम होता है, सीओडी का मान ज्यादा होगा, बीओडी का मान कम होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए आजकल 5R का कॉन्सेप्ट है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपर्पोज, रीयूज, रिसाइकिल। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, ठीक है। रिड्यूस माने कम उपयोग करना किसी भी चीज का, रिपर्पोज माने पुनः प्रयोजन, रीयूज माने पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल माने पुनः चक्रण। ये 5R का थ्योरी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाया जा रहा है। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो है 2004 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह जो है, सबसे पहले जानते हैं कि हरित गृह, ग्रीन हाउस किसको कहते हैं? ग्रीन हाउस जो है यह एक छोटा सा कांच का बना घर होता है जो उष्मा के विकिरण को रोकता है। इनका उपयोग शीत ऋतु में पौधा उगाने में होता है। किसका? हरित गृह का। अब हरित गृह प्रभाव क्या है? वह प्राकृतिक घटना जिनके कारण पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वह प्राकृतिक घटना जिनके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है उसको हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यदि आपको हरित गृह प्रभाव नहीं हो तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बदले कितना होगा? तो वह -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी हरित गृह प्रभाव जरूरी है पृथ्वी को गर्म करने के लिए, रखने के लिए, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा यदि हो जाए तो पृथ्वी बहुत ज्यादा यदि गर्म हो रही है तो फिर क्या होगा? गर्मी ज्यादा पड़ेगी। देख रहे हैं ना, बरसात में भी धूप एकदम करकरा के उगता है। ये आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। वो जरूरी है लेकिन अब बहुत अधिक, अति सर्वत्र वर्ज्य। तो वैसे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है एवरेज में। यदि आपको औसत तापमान यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ग्रीन हाउस इफेक्ट के परिणाम ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता देखने को मिलती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो उत्तरदायी गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये नाम सब याद कर लीजिएगा। ये सब आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम बताए। यदि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी
तो ध्रुव पर जमा हुआ बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा और इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और पृथ्वी का स्तन क्षेत्र जो है जल प्लावित हो जाएगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाना जरूरी है। सूर्य से 3 प्रकार का प्रकाश आती है हम लोगों तक। सूर्य के प्रकाश का 3 भाग होता है। एक होता है दृश्य प्रकाश, जो 7 रंगों का मिश्रण है, जिनके द्वारा हम वस्तु को रंगीन रूप में देख पाते हैं। दूसरा है अवरक्त प्रकाश, जो कि पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी तक जो ऊष्मा ऊर्जा आती है वो अवरक्त प्रकाश के कारण। और तीसरा है पराबैंगनी प्रकाश, जो खतरनाक है, जिसको ओजोन मंडल अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में अलग अलग गैस का जो योगदान है वो देखिए। CO2 का योगदान है 60%। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। मेथेन का योगदान है 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान है 14%। और अन्य जो है N2O और अन्य चीजें, उनका योगदान है 6%। तो ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मेथेन का, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसके बाद N2O का, और उसके बाद अन्य चीजों का। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कैसे हम कम कर सकते हैं? तो वन अधिक से अधिक लगाइए। जो भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनका कम उपयोग कीजिए। जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट घटेगा। ककर बच्चा काने लागत। हाँ, उसके बाद ओजोन परत क्या है? ओजोन परत जो है वायुमंडल की एक परत है जो हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश का क्या करती है? अवशोषण करती है। ओजोन परत की मोटाई को किस मात्रक में मापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत के अपक्षय का क्या कारण है? ओजोन परत के अपक्षय का कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का रसायन है। ओजोन छिद्र कहाँ पर बन रहा है? तो अंटार्कटिका महादेश के ऊपर ओजोन छिद्र बन रहा है। पराबैंगनी किरण से कौन कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा कैंसर, हिम अंधता, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, यह रोग आपको पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावे कौन सा रसायन ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, मेथिल ब्रोमाइड, ये सब भी आपको CFC को के अलावे है जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। अम्लीय वर्षा का जो कारण है वह SO2 और NO2 गैस है। मुख्य योगदान इसमें SO2 का होता है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य जीव दिवस 3 मार्च। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। याद रहेगा ना? और ये सो गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं।
रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। गंगा नदी पर विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भागलपुर में न डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। पक्षी वैज्ञानिक या बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। पक्षी वैज्ञानिक या बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का बाघ पुरुष टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। विश्व में, संसार में यदि हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है। यदि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। संसार में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में यदि हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन। अमृता बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा और पांडुरंग हेगड़े। अमृता बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा और पांडुरंग हेगड़े ये चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व हैं। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जो है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बॉर्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। बॉर्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक पूछा है आपको हाल ही में यूपी के एग्जाम में कि डॉक्टर रामदेव मिश्रा कौन है, तो पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी न इंडियन इकोलॉजी के फादर जो हैं वह डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 5 जून 1972 को हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पहला वैश्विक सम्मेलन था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून की तिथि को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को संपन्न हुआ। चूंकि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो नगर में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रथम सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ, 1997 में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसको +10 सम्मेलन भी कहा जाता है, ये 2002 ईस्वी में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल या समझौता 1997 में हुआ, 2005 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य हरित गृह उत्पन्न करने वाले गैस के उत्सर्जन में कमी है। भारत जो है 2002 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ने का काम किया। भारत 2002 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ओजोन परत संरक्षण से जुड़ा है, जो 1987 में लागू हुआ, और वियना समझौता 1985 में हुआ। वह भी ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा है। मॉन्ट्रियल और वियना ओजोन परत के संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है
न वो आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से जुड़ा हुआ सम्मेलन है। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली जो है वह कौन सा है? झूम या स्थानांतरित कृषि। ठीक है, झूम या स्थानांतरित कृषि जो है वह भारत की सबसे प्राचीन कृषि प्रणाली है। यूट्रिकुलेरिया निपेंथिस डायोनिया ड्रोसेरा। यूट्रिकुलेरिया निपेंथिस डायोनिया ड्रोसेरा ये सब कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है। अमरबेल, लोरेंथस, बेलेनेफोरा, चंदन ये सब परजीवी पौधा का उदाहरण है। ईस्ट म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता ये सब मृतोपजीवी पौधा का उदाहरण है। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ कीट भक्षी पौधे उगते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है। बच्चों में आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। मीथेन गैस उत्सर्जन करने में आर्द्र भूमि जो है वह सबसे आगे है। 76% मीथेन गैस जो नमी युक्त भूमि है वहां से निकलते हैं। धान का खेत, कोयले का खदान, जुगाली करने वाले जंतु, इन सब से ये सब भी आपको मीथेन गैस उत्सर्जन का कारण है। हाँ, कह सकते हैं। अम्ल वर्षा के कारण पत्थर और मूर्ति का संक्षारण क्या कहलाता है? तो स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। अम्ल वर्षा के कारण पत्थर और मिट्टी मूर्ति का संक्षारण जो है वह स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था ना, ये आपको मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। न किसकी अधिकता के कारण, किसकी अधिकता के कारण इटाई का रोग होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण आपको इटाई का रोग हो जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है 1985 में हुआ था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में गठित हुआ। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में। ब्लैक फुट बीमारी जो है आर्सेनिक की अधिकता से होती है। गंगा के तटीय इलाकों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है पानी में, और वो ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपको लागू किया। फ्रियोन जो है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सफेदा या यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। सफेदा या यूकेलिप्टस के पौधे को पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इको मार्क यानी जो पर्यावरण की दृष्टि से सही उत्पाद है उस पर इको मार्क देना शुरू किया 1991 से। इको मार्क दिया जाता है आपको पर्यावरण से जुड़ी वस्तुओं पर। एग मार्क दिया जाता है खाद्यान्न पर। हॉल मार्क दिया जाता है किस पर? स्वर्ण आभूषण पर। ठीक है, इन सब पेज में जो इम्पोर्टेंट है केवल हम वो क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, सीसा से मानव शरीर का मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सुपरसोनिक विमानों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण का एक कारण है। बालू थी हाँ, आपको सिलिकोसिस का रोग जो है सिलिका की अधिकता के कारण होता है। लोहा यदि अधिक हो जाए, लोहकण का प्रदूषण हो तो सिट्रोसिस का रोग होगा ना। उसके बाद आपको तंबाकू का जो धूल होता है उसे टोबेकोसिस का रोग हो जाता है।
लेकिन यदि ज्यादा है आपको पर्यावरण में, तो शीशा से अभी बोले ना, मस्तिष्क प्रभावित होता है। लेकिन यदि ज्यादा हो पर्यावरण में, तो वायु प्रदूषण जो है वह बढ़ जाएगा। लेकिन अधिक है तो वह वायु प्रदूषण का सूचक है ना। उसके बाद अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4.2 से कम होता है। आर्सेनिक और फ्लोराइड भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला रसायन है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई का रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा मीथेन का होता है 60% न। बायोगैस में मीथेन के अलावे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहते हैं। मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है न। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार्य ध्वनि तीव्रता 75 डेसिबल है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनने पर श्रवण शक्ति का ह्रास होने लगता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जेट विमान जो भी है उसका जो गति मापा जाता है वह मेक संख्या के आधार पर मापा जाता है। ठीक है। नाभिकीय विकिरण से का जो आघात है उससे बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय प्रदूषक से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण जो पृथ्वी तक आती है वह लघु विकिरण के रूप में, और जब वह पृथ्वी से ऊपर फिर विकिरित होती है परावर्तित होकर, तो दीर्घ विकिरण के रूप में। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। सबसे अधिक खतरनाक है वह। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। फ्रियोन जो है एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नॉर्वे में अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा होता है। मिनी माता का रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता का रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता का रोग पारा या मरकरी के कारण होता है न। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक प्लास्टिक है। लेक किलर जो है अम्ल वर्षा को कहा जाता है। लेक किलर अम्ल वर्षा को कहा जाता है। सुपोषण बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बीओडी बढ़ रहा है। बीओडी बढ़ रहा है तो जल प्रदूषण बढ़ रहा है, और सीओडी का मान बीओडी से हमेशा ज्यादा होता है। इको मार्क जो है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है ना। उसके बाद याद रखना है कि बायोगैस मेथेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। सबसे ज्यादा उसमें मेथेन रहता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले ई.ओ. विल्सन ने किया। सर्वाधिक प्रजाति विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है।
राष्ट्रीय जैव विविधता एक्शन प्लान 2006 में शुरू हुआ। संसार में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील में है। संसार में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील में है। संसार में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील में है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। न हॉट स्पॉट जो है, जो आपको जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। न मिशन ब्लू का संबंध महासागर के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चेंज करने से संबंधित है। जैव विविधता की दृष्टि से आपको भारत का संसार में चौथा स्थान, एशिया में चौथा स्थान। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का संसार में एशिया में चौथा स्थान है। इन सीटू एक्स सीटू आप लोगों को बता ही दिए। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, ये मॉरिशस में देखने को मिलता था। लाल पंडा विलुप्त होने के कगार पर है, यह चीन में देखने को मिलता है। भारत में चंदन का वृक्ष ज्यादातर कर्नाटक और दक्षिण भारत में मिलता है। कल्प वृक्ष की उपमा, कल्प वृक्ष जो है नारियल को कहा जाता है। बांस एक प्रकार का घास है। बांस एक प्रकार का घास है। जैव विविधता का दरवाजा भारत में पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क और दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम हंगून का एकमात्र निवास स्थान है। हंगून का एकमात्र निवास स्थान दाची ग्राम, जो कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो कि साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जो हाथी के लिए फेमस है। न पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार और साइलेंट वैली, पेरियार और साइलेंट वैली, पेरियार और साइलेंट वैली केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में भौंकने वाला हिरन पाया जाता है। तमिलनाडु में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। न सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। विश्व में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी पर तैर रहा है, मणिपुर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको सफेद शेर के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में है आपको। न वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है, बिहार में है। न काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा और मानस में जंगली भैंसा और हाथी ज्यादा पाया जाता है। न साउथ बटन, अंडमान निकोबार का साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आपको चीता को ला करके रखा गया है। आगे देखते हैं। हाँ, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सामाजिक
वानिकी कार्यक्रम 1976 से शुरू हुआ। वनों को हरा सोना की उपमा भी प्रदान की जाती है। वन या जंगल को हरा सोना की उपमा भी दी जाती है। चिपको आंदोलन की शुरुआत आधुनिक युग में 1972 में किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। वन या जंगल जो है समवर्ती सूची का विषय है। वन या जंगल जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत में जो बंदर कपी होता है वह गिब्बन प्रजाति का है। बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1973 को किया गया। बाघ योजना का शुरुआत 1973 में। टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नंदन कानन ओडिशा में है, जो दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिद्धों की मृत्यु के लिए डाइक्लोफिनेक नामक दवाई जो है गिद्धों की मृत्यु के लिए, यानी पशु को जो डाइक्लोफेनेक युक्त दवाई दी जाती है और वो पशु मर जाता है तो उसका जो मांस गिद्ध खाता है वो मर जाता है। एशियाई सिंहों का घर द्वार गिर अभयारण्य गुजरात को कहा जाता है। हाथी के दांत में जो श्वेत पदार्थ होता है उसको आइवरी कहते हैं। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ न। उसके बाद विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन पार्क अमेरिका का है। विश्व का, भारत का जिम कॉर्बेट और विश्व का येलो स्टोन। पक्षियों के लिए आरक्षित द्वीप है कजिन द्वीप, जहाँ केवल पक्षी ही पक्षी है। थामीन परियोजना की शुरुआत 1977 में मणिपुर में किया गया था। कछुआ संरक्षण 1975, बाघ संरक्षण 1973, हाथी संरक्षण 1992, गेंडा परियोजना 1987 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भारत में 2002 में लागू हुआ। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में ही शुरू हुआ था न। एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े ने शुरू किया था दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के तर्ज पर। विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रिफ्लेसिया है। सबसे छोटा फूल बोरफिया है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया है न। बंगाल का आतंक किस वनस्पति को कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी वनस्पति को कहा जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1962 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN नामक संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, 1948 में स्थापित हुई। यह रेड डाटा सूची जारी करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना बिंदेश्वरी पाठक ने किया था। इनका मुख्यालय लंदन में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। यहाँ पर बाघ परियोजना 1973, सिंह परियोजना 1972, हाथी परियोजना 1992, कछुआ परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1987, हंगूर परियोजना 1970, गिद्ध परियोजना 2006 और हिम तेंदुआ परियोजना 2009। ये सब आपको वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी हुई परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1894 में भारत की प्रथम वन नीति 1894 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। जैव विविधता अधिनियम बना 2000 में, लागू हुआ 2002 में। रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि या वेटलैंड के सुरक्षा के लिए किया जाने वाला सम्मेलन है। ये रामसर भूमि का संख्या बढ़ घट गया होगा, देख लीजिएगा।
भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है। आ, पर्यावरण की सुरक्षा जो है वह मूल कर्तव्य है और इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वियना 1985 में, मॉन्ट्रियल 1987 में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो कुल मिलाकर जो बातें इन दोनों पीडीएफ में थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल मिलाकर पर्यावरण में 4 पीडीएफ दिए, 2 पीडीएफ अभी बताए, एक पीडीएफ जो है वही है जो आप लोग सीटेट में पढ़े थे ना, हाथी भैंस इस सब के बारे में, वो तो याद ही होगा, उसको नहीं पढ़ाएंगे। एक केवल इसका माइंड मैप वाला जो पीडीएफ है पर्यावरण का, वो आपको दोपहर के समय में पढ़ा देंगे। तो पर्यावरण विषय आपका क्लियर हो जाएगा, फिर अगला विषय आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, युद्ध स्तर पर 3 से 4 दिन में सारा को रिवीजन कर देना है। हेलो सर। हेलो हाँ कहिए। सर, एक क्वेश्चन है सर मैथ का। मैथ का? जी सर। हेलो, जी सर, एक मैथ का क्वेश्चन है क्या पूछना। है क्वेश्चन, बोलिए, जल्दी बोलिए। जी सर, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले 20 दिन में उसे पूरा कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए और बी 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी जी का संयुक्त क्षमता हो गया 1/15, एक दिन में 1/15 काम करेगा। अब बी और बी अकेला उसको अकेले जो है कि बी 20 दिन अकेला में। कितना दिन में करता है, 10 दिन में, 20 दिन में? 20 दिन में, 20 दिन में सर। एक दिन में बी करेगा 1/20, तो ए एक दिन में कितना करेगा? तो जितना ए प्लस बी है इसमें से इसको घटाइए, 1/15 में से 1/20 को घटाइएगा, तो 15-20 का लघुत्तम 60 होगा, ऊपर में 4 - 3 भिन्न का घटवा आता है ना, 1/60 हुआ, इसको जी सर। पलट दीजिए, ये अकेला 60 दिन में उस काम को करेगा। चलिए, अब अभी लगातार जो है आपको 1 घंटा 13 मिनट बोले हैं। ठीक है, अब जो है दोपहर में फिर समय देंगे। आज केवल ऑनलाइन क्लास ही चलेगी और लंबी लंबी कक्षाएं चलेगी, ऑफलाइन आज नहीं चलेगी, ऑफलाइन आज बंद रहेगा, बहुत गर्मी है। ठीक है, ऑफलाइन वाले सब सुन रहे हैं ना? ठीक।